प्रकार के शब्दों का और इस प्रकार की भाषा का उपयोग करने का, वह भी भारत में, कि बाबर जैसे हमलावरों का नाम लें आप, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को इतनी गंदी तरीके से आप पेश करें जिसको कि हम अपना सर का ताज, भारत माँ का ताज मानते हैं, यह उचित नहीं। नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। आज यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस के राष्ट्रीय संयोजक श्री यशवंत सिन्हा का दरभंगा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें वह पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। इनके साथ श्री कीर्ति झा आज़ाद और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। आपको बताते चलूं कि 21 पार्टियों को मिलाकर एक यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बना है, जिसका नारा है बदलो बिहार, बनाओ बेहतर बिहार। आइए सुनते हैं इन्होंने दरभंगा समाचार से क्या कुछ कहा। और इस प्रकार की भाषा का उपयोग करने का, वह भी भारत में, कि बाबर जैसे हमलावरों का नाम लें आप, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को इतनी गंदी तरीके से आप पेश करें जिसको कि हम अपना सर का ताज, भारत माँ का ताज मानते हैं, यह उचित नहीं। लेकिन सर एक जवाब आप, यहाँ की जनता इस बात को मानने को तैयार है कि चाइना घुस गया है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, शिक्षा का स्तर गिर गया है, शिक्षा खत्म हो गया, स्वास्थ्य खत्म हो गया है। जब इलेक्शन का समय आता है तो रिजल्ट चौंकाने वाला होता है। इसका कारण शायद हमको पहले बोलना चाहिए था। अक्सर क्या होता है ना कि जब चुनाव आता है तो राजनीतिक दल और जो उम्मीदवार होते हैं वो क्षेत्र में जाते हैं तो किस नाम पर वोट मांगते हैं? जात के नाम पर, समुदाय के नाम पर, कि हम फला फला जात के हैं, तुम भी उसी जात के हो तो हमको वोट दे दो। हम उसी समुदाय के हैं जिस समुदाय के तुम हो, इसलिए हमको वोट दे दो। और कभी कभी जनता इस भुलावे में आ जाती है और जात पात के नाम पर वोट दे देती है। हम लोगों का आग्रह होगा बिहार की जनता से, हर जगह हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि इस बार जात के नाम पर नहीं, पात के नाम पर नहीं, बल्कि बिहार के नाम पर बिहार की जनता वोट करेगी। बिहार के नाम पर वोट करेगी तो बिहार तरक्की करेगा। जात के नाम पर वोट करेगी तो जो हम पिछले 30 वर्षों या उसके पहले से देख रहे हैं वही हाल होगा। इससे ऊपर उठने की ज़रूरत है। एक और बात मैं साथ ही जोड़ देता हूँ कि हम लोगों ने जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया है उसमें हम लोगों ने तय किया है कि हम किसी भी अपराधी को इसमें प्रश्रय नहीं देंगे। किसी भी अपराधी को आने वाले चुनाव में टिकट यूडीए नहीं देगा। ये हमारा बिल्कुल ही पक्का फैसला। और अगर सारे दल बिहार में यही फैसला कर लें तो बिहार की राजनीति से अपराधीकरण खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या उनको हिम्मत है ये घोषणा करने की, जैसे आज मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ, कि हम अपराधियों को संरक्षण नहीं देंगे, अपराधियों को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे और अपराधियों को टिकट नहीं देंगे? नहीं करेगा कोई, क्योंकि चुनाव जीतना ही उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। लेकिन उस दिन हम लोग एक गांव में गए जिसमें एक बहुत ही, आप सबको मालूम होगा कि 3 बार जिला परिषद सदस्य रहे थे जमाल अतर रूमी, 3 बार। और चूँकि वो प्रभावशाली व्यक्ति थे तो बीमार पड़े तो उनको दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ पर कहा गया कि कोरोना है, उसकी जांच हुई, रिपोर्ट नहीं आई। उसके बाद उनको सिलेंडर पर रखा गया, फिर अचानक सिलेंडर विड्रॉ कर लिया गया, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई। आप सब लोग इन तथ्यों से वाकिफ़ हो। और उसके बाद ज़बरदस्ती बिना उनके परिवार के लोगों को विश्वास में लिए हुए जेसीबी मशीन से 20 फीट का गड्ढा खोद के उसी मशीन से उनके शव को उस गड्ढे में डाल दिया गया और ऊपर से मिट्टी डाल दी गई, ये कह के कि वो कोरोना के मरीज़ थे। बाद में जब उनका रिपोर्ट आया तो पता चला कि नेगेटिव थे, कोरोना उनको नहीं था। उनके परिजनों ने शिकायत की प्रशासन के बारे में खिलाफ। पुलिस ने उनकी शिकायत को बाद में दर्ज किया और प्रशासन की शिकायत को उसके पहले दर्ज किया।
ये इंसाफ हो रहा है बिहार में कोरोना मरीजों के साथ, या जो कोरोना के मरीज नहीं भी हैं, भगवान न करे हम में से कोई बीमार पड़े तो क्या दुर्गति होगी, इसकी कल्पना भी शायद हम लोग नहीं कर सकते। और मैं तो ख़ास तौर पर 83 साल 84 साल का बूढ़ा व्यक्ति हूँ। मैं बराबर कहता हूँ कि अगर हमें हो गया, भगवान ना करे, तो हम तो सीधे बिना स्टॉप के नॉन स्टॉप जाएंगे ऊपर। तो ये स्थिति चिकित्सा की है। मजदूरों का जो पलायन हुआ वो सब, और कैसे घर लौटे, कैसे नीतीश बाबू ने नो एंट्री का साइन लगा दिया हर जगह, क्या बिहार में दाखिल नहीं हो सकते हैं, कैसे जो मजदूर आए उनको यहाँ कोई सहायता नहीं मिली और वो मजबूर हुए फिर से वापस लौटने के लिए, अब बड़ी संख्या में वापस लौट गए, लौट रहे हैं। बिहार का किसान जो है, सारी सुविधाओं के बावजूद आज देश का सबसे गरीब किसान बिहार का किसान है। पंजाब का किसान बिहार के किसान से 5 गुना ज़्यादा कमाता है प्रति एकड़, और कहीं पर भी कोई इंतज़ाम नहीं हुआ है किसानी के लिए। उसी तरह उद्योग धंधे कैसे चौपट हुए हैं, इस बात से भी आप लोग भली भांति, खास करके इस क्षेत्र में वाकिफ़, कैसे मिलें बंद होती चली गई और कोई प्रयास नहीं किया गया, चाहे वो चीनी की मिल हो, जूट की मिल हो, कॉटन की मिल हो, पेपर की मिल हो, कि उनको फिर से रिवाइव किया जाए। सीमेंट के कारखाने हों, सारे के सारे बिहार में बंद पड़े। एक आंकड़ा है कि बिहार की आबादी देश की आबादी के लगभग 10%, लेकिन हमारे पास उद्योग धंधे जो बंद होते चले गए, उसके चलते आज के दिन बिहार में मात्र 1.2% ही देश भर का उद्योग जो है, उसमें 1.2% आज बिहार में है। तो जाहिर है बिहार में रोज़गार नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं बिहार में। लेकिन उस दिन हम लोग एक गांव में गए जिसमें एक बहुत ही, आप सबको मालूम होगा कि 3 बार जिला परिषद सदस्य रहे थे जमाल अतर रूमी, 3 बार, और चूंकि वो प्रभावशाली व्यक्ति थे तो बीमार पड़े तो उनको दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ पर कहा गया कि कोरोना है, उसकी जांच हुई, रिपोर्ट नहीं आई। उसके बाद उनको सिलेंडर पर रखा गया, फिर अचानक सिलेंडर विड्रॉ कर लिया गया, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई। आप सब लोग इन तथ्यों से वाकिफ़ हो। और उसके बाद ज़बरदस्ती बिना उनके परिवार के लोगों को विश्वास में लिए हुए जेसीबी मशीन से 20 फीट का गड्ढा खोद के उसी मशीन से उनके शव को उस गड्ढे में डाल दिया गया और ऊपर से मिट्टी डाल दी गई, ये कह के कि वो कोरोना के मरीज़ थे। बाद में जब उनका रिपोर्ट आया तो पता चला कि नेगेटिव थे, कोरोना उनको नहीं था। उनके परिजनों ने शिकायत की प्रशासन के बारे में खिलाफ, पुलिस ने उनकी शिकायत को बाद में दर्ज किया और प्रशासन की शिकायत को उसके पहले दर्ज किया। ये इंसाफ हो रहा है बिहार में कोरोना मरीजों के साथ, या जो कोरोना के मरीज नहीं भी हैं, भगवान न करे हम में से कोई बीमार पड़े तो क्या दुर्गति होगी, इसकी कल्पना भी शायद हम लोग नहीं कर सकते। और मैं तो ख़ास तौर पर 83 साल 84 साल का बूढ़ा व्यक्ति हूँ। मैं बराबर कहता हूँ कि अगर हमें हो गया, भगवान ना करे, तो हम तो सीधे बिना स्टॉप के नॉन स्टॉप जाएंगे ऊपर। तो ये स्थिति चिकित्सा की है। मजदूरों का जो पलायन हुआ वो सब, और कैसे घर लौटे, कैसे नीतीश बाबू ने नो एंट्री का साइन लगा दिया हर जगह, क्या बिहार में दाखिल नहीं हो सकते हैं, कैसे जो मजदूर आए उनको यहाँ कोई सहायता नहीं मिली और वो मजबूर हुए फिर से वापस लौटने के लिए, अब बड़ी संख्या में वापस लौट गए, लौट रहे हैं। बिहार का किसान जो है, सारी सुविधाओं के बावजूद आज देश का सबसे गरीब किसान बिहार का किसान है। पंजाब का किसान बिहार के किसान से 5 गुना ज़्यादा कमाता है प्रति एकड़,
और कहीं पर भी कोई इंतज़ाम नहीं हुआ है किसानी के लिए। उसी तरह उद्योग धंधे कैसे चौपट हुए हैं, इस बात से भी आप लोग भली भांति खास करके इस क्षेत्र में वाकिफ़ हैं। कैसे मिलें बंद होती चली गई और कोई प्रयास नहीं किया गया, चाहे वो चीनी की मिल हो, जूट की मिल हो, कॉटन की मिल हो, पेपर की मिल हो, कि उनको फिर से रिवाइव किया जाए। सीमेंट के कारखाने हों, सारे के सारे बिहार में बंद पड़े। एक आंकड़ा है कि बिहार की आबादी देश की आबादी के लगभग 10%, लेकिन हमारे पास उद्योग धंधे जो बंद होते चले गए, उसके चलते आज के दिन बिहार में मात्र 1.2% ही देश भर का उद्योग जो है उसमें 1.2% आज बिहार में है। तो जाहिर है बिहार में रोज़गार नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं बिहार में। कीर्ति बाबू अभी नहीं है, आने वाले हैं क्या? आने वाले हैं। आने वाला भविष्य तो कोई जानता नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने एक कागज़ भी दिया है आपको, जिसमें वो 17 दल आज के दिन है। लेटेस्ट एंट्रेंट है उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक ऑफ इंडिया, वो लोग भी हम लोगों के साथ आ गए हैं। और ये सब दल इकट्ठे आके यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस में साथ मिलके काम कर रहे हैं आज के दिन। तो इसलिए इसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जो अगर बिहार के मुख्यमंत्री बने तो बिहार के गौरव को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस इसमें साथ होगी क्या? कांग्रेस अच्छा है आपने ये सवाल पूछ लिया। कांग्रेस पार्टी अगर साथ आएगी तो हम सब लोगों को बहुत खुशी होगी, और मैं मानता हूँ और सार्वजनिक रूप से इस बात को कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी बिहार के सामने एक ऐतिहासिक अवसर है आज के दिन कि पिछलग्गू बनना छोड़ें और अपने पांव पर खड़े होने की कोशिश करें। देखिए, हमारे संविधान में व्यवस्था ये है कि पहले विधायक या सांसद चुने जाएंगे, फिर उनकी मीटिंग होती है और वो अपना नेता चुनते हैं, जो मुख्यमंत्री बनता है, विपक्ष का नेता बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, या पार्लियामेंट में विपक्ष का नेता बनता है। यही प्रावधान है संविधान का। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, खास करके जो आज की रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, कि कब कब इन्होंने प्रधानमंत्री का या मुख्यमंत्री का चेहरा पहले घोषित करके चुनाव लड़ा है। बिहार में भी आज वो नीतीश कुमार का चेहरा आगे कर रहे हैं, वो बीजेपी के नहीं है, क्योंकि आज बीजेपी में भारी संकट है नेतृत्व का, इसलिए फॉरवर्ड प्लेयर को आगे करके चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन आप हमसे जो सवाल पूछ रहे हैं वही सवाल बीजेपी के लोगों से पूछिए कि पश्चिम बंगाल में उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्योंकि अभी हाल में उनके जो महामंत्री इंचार्ज हैं पश्चिम बंगाल के, उन्होंने सार्वजनिक घोषणा की कि हम बंगाल में बिना किसी का चेहरा घोषित किए हुए चुनाव में जाएंगे। तो उनके लिए बहुत अच्छा है, हमारे लिए बुरा है। ये दो तरफा नीति पर नहीं चलेंगे। मैं आपके माध्यम से बिहार की जनता से अपील करना चाहूँगा, आप हमको बहुमत दीजिए, हम लोग एक अच्छा से अच्छा मुख्यमंत्री बिहार को देंगे। लेकिन उस दिन हम लोग एक गांव में गए जिसमें एक बहुत ही, आप सबको मालूम होगा कि 3 बार जिला परिषद सदस्य रहे थे जमाल अतर रूमी, 3 बार। और चूंकि वो प्रभावशाली व्यक्ति थे तो बीमार पड़े तो उनको दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ पर कहा गया कि कोरोना है, उसकी जांच हुई, रिपोर्ट नहीं आई। उसके बाद उनको सिलेंडर पर रखा गया, फिर अचानक सिलेंडर विड्रॉ कर लिया गया, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई। आप सब लोग इन तथ्यों से वाकिफ़ हो। और उसके बाद ज़बरदस्ती बिना उनके परिवार के लोगों को विश्वास में लिए हुए जेसीबी मशीन से 20 फीट का गड्ढा खोद के उसी मशीन से उनके शव को उस गड्ढे में डाल दिया गया और ऊपर से मिट्टी डाल दी गई, ये कह के
कि वो कोरोना के मरीज़ थे। बाद में जब उनका रिपोर्ट आया तो पता चला कि नेगेटिव थे, कोरोना उनको नहीं था। उनके परिजनों ने शिकायत की प्रशासन के बारे में खिलाफ। पुलिस ने उनकी शिकायत को बाद में दर्ज किया और प्रशासन की शिकायत को उसके पहले दर्ज किया। ये इंसाफ हो रहा है बिहार में कोरोना मरीजों के साथ। या जो कोरोना के मरीज़ नहीं भी हैं, भगवान न करे हम में से कोई बीमार पड़े तो क्या दुर्गति होगी, इसकी कल्पना भी शायद हम लोग नहीं कर सकते। और मैं तो ख़ास तौर पर 83 साल 84 साल का बूढ़ा व्यक्ति हूँ। मैं बराबर कहता हूँ कि अगर हमें हो गया, भगवान ना करे, तो हम तो सीधे बिना स्टॉप के नॉन स्टॉप जाएंगे ऊपर। तो ये स्थिति चिकित्सा की है। मज़दूरों का जो पलायन हुआ वो सब, और कैसे घर लौटे, कैसे नीतीश बाबू ने नो एंट्री का साइन लगा दिया हर जगह, क्या बिहार में दाखिल नहीं हो सकते हैं। कैसे जो मज़दूर आए उनको यहाँ कोई सहायता नहीं मिली और वो मजबूर हुए फिर से वापस लौटने के लिए। अब बड़ी संख्या में वापस लौट गए, लौट रहे हैं। बिहार का किसान जो है, सारी सुविधाओं के बावजूद आज देश का सबसे गरीब किसान बिहार का किसान है। पंजाब का किसान बिहार के किसान से 5 गुना ज़्यादा कमाता है प्रति एकड़, और कहीं पर भी कोई इंतज़ाम नहीं हुआ है किसानी के लिए। उसी तरह उद्योग धंधे कैसे चौपट हुए हैं, इस बात से भी आप लोग भली भांति खास करके इस क्षेत्र में वाकिफ़। कैसे मिलें बंद होती चली गई और कोई प्रयास नहीं किया गया, चाहे वो चीनी की मिल हो, जूट की मिल हो, कॉटन की मिल हो, पेपर की मिल हो, कि उनको फिर से रिवाइव किया जाए। सीमेंट के कारखाने हों, सारे के सारे बिहार में बंद पड़े। एक आंकड़ा है कि बिहार की आबादी देश की आबादी के लगभग 10% है, लेकिन हमारे पास उद्योग धंधे जो बंद होते चले गए, उसके चलते आज के दिन बिहार में मात्र 1.2% ही देश भर का उद्योग जो है उसमें 1.2% आज बिहार में है। तो जाहिर है बिहार में रोज़गार नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं बिहार में।